सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आशा कर रहे हैं कि आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे होंगे और अपने रिजल्ट को बेटा जरूर अंजाम दोगे, ठीक है। और जैसा कि भाई केमिस्ट्री के अंदर पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए थे जो सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक रह गए थे जिनकी चर्चा करने वाले हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग, लक्षण। उसके बाद बेटा दूसरा बेटा इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आ जाते हैं। तीसरा निर्णय समीकरण। चौथा बेटा हमारा CFT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समावयवता, बर्नर सिद्धांत और इसके साथ साथ उप सहसंयोजक यौगिकों का दैनिक जीवन में महत्व। और बेटा यहां पर ए ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। ए ब्लॉक एंड डी ब्लॉक से बेटा यहां पर जो डी ब्लॉक तो कंप्लीट करा दिया था, ए ब्लॉक रह गया है और ए ब्लॉक के अंदर बेटा थोड़ी चर्चा करनी है। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से बनते हैं और इन सभी का बेटा आप लोगों को एक एक प्रश्न को अध्ययन कराएंगे। चिंता ना करिए, एक भी प्रश्न केमिस्ट्री से बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर बेटा बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, क्लास को लेना ना भूलिएगा। और बहुत ही जल्द बेटा अपने लोगों का ये एक छोटा सा परिवार, जहां से हम लोगों ने 1 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था और 1 से आज बेटा लगभग में आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो बहुत ही जल्द बेटा ये परिवार 3000 से एवं निकल जाएगा, ठीक है। तो बस इस चीज पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि ये बेटा परिवार आप लोगों का है, हम लोगों का है और ये परिवार बेटा बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने बेटा टॉपिक की ओर। जैसा कि भाई आज हम लोग पहले टॉपिक को लेकर आए हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर आपसे पूछा जाए भाई बताओ विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहोगे, कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में विद्युत रासायनिक श्रेणी को, तो आप बोलोगे कि सर हम तत्व लेंगे, ठीक है। तत्वों या जब हम अर्धशैल अभिक्रिया कराते हैं तो उनके हैं मानक विभव, हमें क्या मिलते हैं? मानक विभव। उनके मानों को अगर हम क्रम में घटते हुए या बढ़ते हुए, चाहे घटते हुए क्रम में लिख दें चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, तो हमें एक सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है और इसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बताया हमने? सुनिए फिर सुन लो भाई। हमने बताया भाई विभिन्न तत्वों या अर्धशैल के जो मानक विभव हैं उनके मानों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे बोलते हैं भाई क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। लिख लोगे ना? ठीक है। लेकिन हम जो श्रेणी बनाई वो बनाई हुई है मानक अपचयन विभव के आधार पर। किसके? मानक अपचयन विभव के आधार पर को क्या किया? घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है, ठीक है। तो हमें क्या हुआ कि जो बेटा जो सबसे अधिक धनात्मक तत्व हैं, सबसे अधिक धनात्मक तत्व हैं वो इस श्रेणी में बेटा हमने रखा सबसे ऊपर और जो कम धनात्मक तत्व हैं या अधिक ऋणात्मक तत्व हैं वो हमने बेटा इस श्रेणी में रखा नीचे, ठीक है। तो आपके सामने बेटा ये श्रेणी है तो हमने यही लिखा हुआ है क्या कि यदि तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो जो हमने बेटा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है तो उच्च धनात्मक जो अपचयन विभव वाले तत्व हैं उसको हमने कहां रखा है? सबसे ऊपर। और उच्च ऋणात्मक विभव वाले तत्वों को हमने कहां रखा है? सबसे नीचे रखा हुआ है। तो आपके सामने बेटा ये श्रेणी है, ठीक है। ऊपर की ओर बेटा जाओगे, नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता को दर्शा रहे हैं और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ती हुई बेटा अपचायक क्षमता को दर्शा रहे हैं, ठीक। अब आपसे यह पूछा जाता है भाई इसके लक्षण बताओ, इसके क्या लक्षण है? देखिए पहला लक्षण भी है भाई हमने किसके आधार पर रखा है? तो हमने रखा हुआ है भाई मानक अपचयन विभव के आधार पर। भाई हमने तत्वों को किस आधार पर रख दिया है? मानक अपचयन विभव के आधार पे। आप बेटा बोर्ड एग्जाम में ऑक्सीकारक विभव के आधार पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि इस श्रेणी में प्रत्येक इलेक्ट्रोड की जो अपचयन अर्ध अभिक्रिया को दर्शाया गया है। यहां पर जितनी भी बेटा रिएक्शन दर्शाई गई वो किसको दर्शाई गई है? अपचयन अर्ध अभिक्रिया को दर्शाई गई है। इसमें ऑक्सीकारक को कहां रखा गया है? बाईं ओर, तथा अपचायक को हमने बेटा किधर रखा है? दाईं ओर। तो ये बेटा अपचायक को बेटा दाईं ओर रखा है, ऑक्सीकारक को बेटा हमने क्या रखा है? इधर हमने बाईं ओर। अब बात आती है ऑक्सीकारक और अपचायक की। भैया किसे ऑक्सीकारक कहेंगे और किसे कहते हैं अपचायक? तो यहां पर समझो बेटा, यहां से देखिए ऑक्सीकारक का मतलब होता है दूसरे का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है भाई?
दूसरे का ऑक्सीकरण, भाई सामने वाले का क्या कराएगा ऑक्सीकरण, तो खुद का क्या करेगा, खुद का होगा अपचयन, खुद का क्या कराएगा अपचयन। तो ये भाई सब खुद क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो खुद का तो क्या कर रहे हैं अपचयन, लेकिन सामने वाले का क्या कराएंगे ऑक्सीकरण, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, तो ये खुद का तो क्या कर रहे हैं भाई, खुद का तो अपचयन कर रहे हैं, तो इधर हमने रखा हुआ ऑक्सीकारक और दूसरी ओर बेटा कौन है हमारे अपचायक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड होता है, आप जब अर्ध सेल अवक्रिया पढ़ोगे, जब आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था हमने, तो वहां पर हमने बेटा क्या लिया था, वहां पर दो इलेक्ट्रोड लिए थे, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, हमने दो इलेक्ट्रोड लिए थे। तो यहां पर जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, जो यहां पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कैसा है, ऋणात्मक है, ध्यान रखना, जो हमारे इलेक्ट्रोड विभव के मान, जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से नीचे बेटा देखो यहां पर इलेक्ट्रोड विभव के मान हमें कैसे मिल रहे हैं, ऋणात्मक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन के सापेक्ष, ये वाले जो हाइड्रोजन के सापेक्ष ये जो इलेक्ट्रोड हैं, वो आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। जो हाइड्रोजन से नीचे बेटा जो आपको यहां पर ऋणात्मक मान दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा क्या करेंगे, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग देंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, यह तत्व प्रबल अपचायक या दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर इसके विपरीत क्या करेंगे, इसके विपरीत अगर यहां पर बेटा मान कैसे है, हाइड्रोजन के सापेक्ष ऊपर देखो, यहां पर हाइड्रोजन से ऊपर देखो, ये मान हमें कैसे मिल रहे हैं, धनात्मक। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रोड का मान अगर कैसा है, धनात्मक है, तो यह प्रदर्शित कर रहा है कि हाइड्रोजन के सापेक्ष ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण। ऋणात्मक है तो आसानी से हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, और अगर इनका मान बेटा कैसा है, धनात्मक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो ये क्या होंगे, या तो ये बेटा प्रबल ऑक्सीकारक होंगे या दुर्बल अपचायक कहलाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो आपका फ्लोरीन है सबसे प्रबल कौन ऑक्सीकारक, क्योंकि इसका मान बेटा कितना है, प्लस के 2.87 वोल्ट। ठीक है, दूसरी ओर बेटा अगर बात करें प्रबल अपचायक, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो बेटा प्रबल अपचायक हमारा होता है लिथियम, जिसका बेटा यहां पर विभव है -3.05 वोल्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। उसके बाद अगली बेटा ध्यान रखना, अगली कहानी है, यदि किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का मान कैसा है, मानक अपचयन विभव का ऋणात्मक मान दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उच्च होने के कारण इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ध्यान रखना, देखो यहां पर क्या है, यहां पर बेटा हमने जैसे दो ले लिए, एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया, एक ले लिया भाई हमने कॉपर और दूसरा हमने ले लिया जिंक। समझना, यहां पर ले लिया एक कॉपर और दूसरा ले लिया जिंक, तो कॉपर का मान होता है 0.34 और दूसरा बेटा जिंक का मान होता है 0.76। अब यहां पर ये जो पॉइंट बोल रहा है, समझो यहां पर इसमें क्या है कि जिसका बेटा विभव अधिक होगा, जिसका विभव कैसा होगा, अधिक होगा, तो वह बेटा किसका काम करेगा, वह बेटा ध्यान रखना, वह बेटा हमारा बनेगा एनोड, और किसका काम करेगा, ये बेटा करेगा किसका, ऑक्सीकरण का। ध्यान रखना, जिस इलेक्ट्रोड विभव का मान कैसा होगा, उच्च होगा, हमने यहां पर बेटा एक कॉपर लिया, दूसरा जिंक लिया, कॉपर का विभव बेटा 0.34 वोल्ट है, जिंक का विभव 0.76 वोल्ट है। तो ध्यान रखना, जिस विभव का मान ज्यादा होगा वह बेटा किसका काम करेगा, वह बेटा हमारा ऑक्सीकरण, उसका क्या कराएंगे हम, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कराएंगे तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है, या तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एनोड, तथा और यहां पर बेटा और किसका काम करेगा, यह एनोड तथा ऋण विभव, यह कैसा बन जाएगा, ऋण विभव। लेकिन दूसरा वाला जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, उच्च विभव का ऑक्सीकरण, तो निम्न विभव वाले का बेटा करते हैं हम अपचयन, निम्न विभव वाले का क्या करेंगे, अपचयन। ठीक है, और निम्न विभव वाले का अपचयन करेंगे तो यह कैथोड बन जाएगा और धनात्मक की तरह कार्य करेगा।
धन विभव की तरह ये क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके बाद ये भाई इसके लक्षण। अब इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। समझिए भाई क्या है अनुप्रयोग। पहला है भाई धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में। पहला अनुप्रयोग क्या है भाई, जो धातुएं हैं उनकी जो अपचयन क्षमता है इसकी तुलना करने में। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मानक अपचयन विभव जितना अधिक कैसा होगा भाई, ऋणात्मक होगा। मानक अपचयन विभव होगा वो जितना अधिक ऋणात्मक होगा, तत्वों की इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार अगर हम जो हमने श्रेणी बनाई है उस श्रेणी में बात करें कि इस प्रकार की श्रेणी में अपचायक गुण ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जितना मान बेटा अब मानक अपचयन विभव का जितना मान अधिक ऋणात्मक होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी कैसी होगी, अधिक होगी। ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने बेटा यहां पर तत्व लिखा सोडियम, जिंक और Fe। ठीक है, इनके हमने लिखी है बेटा अपचयन विभव लिख दिए, मानक अपचयन विभव के इनके मान लिख दिए। अब इनमें से बेटा कौन प्रबल अपचायक है, तो जिंक की तुलना में बेटा सोडियम प्रबल अपचायक होगा, और जिंक और Fe की तुलना में बेटा कौन अधिक अपचायक होगा, यहां पर जिंक। ठीक है, जो जितना ज्यादा अधिक ऋणात्मक होगा वह उतनी बेटा आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, त्याग देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा मतलब क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीकरण करा रहा है। खुद का क्या करा रहा है, ऑक्सीकरण। और मैंने बताया भैया ऑक्सीकरण पे बेटा कौन होगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है एनोड या ऋण विभव कहलाता है, और जिसका अपचयन होता है वह कैथोड या धन विभव कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है बेटा, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, रेडॉक्स अवक्रिया की होने की संभावना ज्ञात करने में। रेडॉक्स अवक्रिया की जो होने की संभावना है उसको ज्ञात करने में। इसमें क्या लिखा हमने, जो रेडॉक्स अवक्रिया है वह मानक अपचयन विभव के मान पर निर्भर करती है। यानी जो आप रेडॉक्स अवक्रिया कराते हो ना, वो किस पे निर्भर करती है, मानक अपचयन विभव के मान पर निर्भर करती है। ठीक है, अर्थात अधिक E0 यानी जो अधिक मानक अपचयन विभव होगा, जिसका अधिक मानक अपचयन विभव होगा, वह बेटा पदार्थ कैसे हो जाएंगे, अपचयित होते हैं। और जिसका बेटा E0 वाले जो कम मानक अपचयन विभव वाले पदार्थ हैं, उनका क्या होता है भाई, ऑक्सीकृत होते हैं। वे क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और हमें बेटा किसी भी बेटा सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकालना है तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, उसके बाद बेटा यहां पर एक लाइन लिखी है, यदि E0 सेल का मान हमें धनात्मक प्राप्त होता है तो विद्युत रासायनिक सेल में जो विद्युत धारा की दिशा है वह दी गई दिशा में ही प्राप्त होगी। जिधर बेटा दिशा दे रखी है उसी दिशा में प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है यहां पर, विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया क्या है बेटा, यहां पर कि रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित जो धातुएं हैं अपने से नीचे स्थित धातुओं को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं और स्वयं जाके जुड़ जाती हैं, स्वयं जाके जुड़ जाएंगी। ठीक है, अर्थात बेटा क्या होगा, हमने लिखा है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे वाली धातुओं को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। अर्थात अधिक ऋणात्मक विभव वाला तत्व कम ऋणात्मक विभव या धनात्मक विभव वाले तत्व को उसके लवण के जलीय विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे यहां पर बेटा Fe ले लिया, या यहां पर ले लो जिंक, और दूसरा बेटा हमने ले लिया CuSO4। ठीक है, ये बेटा दूसरे तत्व के लवण का जलीय विलयन है, ये जिंक धातु है। और जिंक धातु का बेटा विभव कैसा है, अधिक है। जिंक धातु का विभव कैसा है, अधिक है, यह अधिक ऋणात्मक है। तो और कॉपर क्या है बेटा, कम ऋणात्मक बोले, कॉपर क्या बोले, कम ऋणात्मक बोले या धनात्मक बोल दें, तो यह जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को कर देगा बाहर विस्थापित और स्वयं जाके जुड़ जाएगा, Zn
SO4। ठीक है, तो ये बेटा रिएक्शन कौन सी बन जाएगी हमारी? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो यहां बेटा ये आपकी सक्रियता श्रेणी थी जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। इसके शॉर्ट लीजिए भाई इसका। इसके बाद बेटा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक निर्णय समीकरण, जो बोर्ड एग्जाम में आपको बेटा सीधा पूछा जाता है। निर्णय समीकरण के बारे में सीधा पूछा जाता है भाई। इसके सेल विभव और मानक सेल विभव के बीच में संबंध देखिए भाई, आओ अध्ययन करते हैं, समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी इलेक्ट्रोड की क्रिया में, किसी इलेक्ट्रोड क्रिया की बात कर रहे हैं। किसी इलेक्ट्रोड क्रिया में बेटा कहानी क्या होगी कि एक धातु है जिसके ऊपर बेटा चार्ज है प्लस, कितने प्लस है? N प्लस। ठीक है, और इसको बेटा हम N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा देंगे तो यह धातु बेटा बदल जाएगी M में। M प्लस, M के ऊपर चार्ज है बेटा प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है? N, और हमने इसको कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिए? N ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिए, तो बेटा ये किस में बदल जाएगी? M में। मतलब इसका क्या हुआ है? ये भैया ऑक्सी कारक है, मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण कराने वाला और खुद का अपचयन। और ये कौन है भाई? ये हमारा अपचायक है। अपचायक का मतलब दूसरे का बेटा क्या कराएगा? दूसरे का अपचयन कराएगा और खुद का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। यहां पर एक अवक्रिया ले ली हमने क्या ले ली बेटा? एक अवक्रिया मान ली। कौन सी है? कि A प्लस B, तीर के बाद बेटा C प्लस D। ठीक है, और इनके बेटा जो रस समीकरण मिति गुणांक है A, इसका रस समीकरण गुणांक B, इसका बेटा रस समीकरण गुणांक C, और इसका बेटा कौन है? D। ठीक है, अगर हम इसकी बेटा क्या निकालेंगे? ऊष्मा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऊष्मा। तो आप बेटा इसके लिए फॉर्मूला उत्पाद बट्टे बेटा क्या लगाओगे? अभिकारक। ठीक है, अब सुनिए, उत्पाद में बेटा कौन है? C है, और कौन है भाई? D है। बट्टे अभिकारक में A, और कौन है भाई? B। ठीक है, अब बात करें इनके गुणांक की, तो ये गुणांक कहां चले जाएंगे भैया? इनकी घातों में चले जाएंगे गुणांक। C का गुणांक C है घात में, D का गुणांक D, A का गुणांक A और B का गुणांक B। ये बेटा हमें क्या है? ऊष्मा हो गई। ठीक है, अब सुनिए, यहां पर बेटा ऊष्मा गतिकी नियम से, ऊष्मा गतिकी नियम से एक फॉर्मूला होता है बेटा क्या? कि डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। RT ln Q। अब क्या है बेटा यहां पर समझो, डेल्टा G है ना, वो हमारी बेटा गिब्ज ऊर्जा है, गिब्ज ऊर्जा है। ठीक है, और अगर आपने नोट लगा दिया तो नोट लगाने से यहां शब्द आ जाएगा मानक। क्या आ जाएगा भाई? मानक। तो ये बन जाएगी मानक गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद R हमारा भाई कौन है? गैस नेतांक है, गैस नेतांक। T बेटा हमारा परमताप है, परमताप है, और ln बेटा आपको पता लॉग, और यहां पर Q हमारी ऊष्मा हो गई। ठीक है, अब सुनो, यहां पर बेटा इसे बना दिया समीकरण नंबर 1, लेकिन डेल्टा G बराबर होता है माइनस के NF E सेल, माइनस के E सेल। ठीक है, जहां पर E बेटा हमारा क्या है? सेल विभव है, सेल विभव है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपने नोट लगा दिया, अगर आपने नोट लगा दिया तो आप सेल के ऊपर भी बेटा नोट लगा देंगे, और ये बेटा क्या बन जाएगा? ई नोट हमारा बन जाएगा, ई नोट बन जाएगा, मानक लगा दिया है, मानक सेल विभव। ठीक है, एन
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, एक अभिक्रिया में बेटा कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है। और F क्या है भाई, फैराड, और एक फैराड बराबर बेटा कितने होते हैं, 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम, ठीक है। तो आपको बेटा लगभग में सब चीज पता है। अब क्या करना है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, इनके मान समीकरण 1 में रखने पर डेल्टा जी व डेल्टा जी नॉट के मान समीकरण 1 में रखने पर, जब भाई रखोगे तो रखेंगे भाई, डेल्टा जी के लिए लगाओगे कितना, माइनस के एन एफ ई सेल बराबर डेल्टा जी नॉट की जगह लगाओगे बेटा माइनस के एन एफ ई नॉट सेल, उसके बाद प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। चलिए अब इसके बाद की बेटा कहानी क्या है कि हम बेटा माइनस के एन एफ से पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो माइनस के एन एफ से पूरे समीकरण में भाग करने पर, चलिए करेंगे। तो यहां पर माइनस के एन एफ ई सेल में भाग करेंगे माइनस के एन एफ का बराबर माइनस के एन एफ ई नॉट सेल में भाग कर देंगे किसका, माइनस के एन एफ का, प्लस आर टी एल एन क्यू में भाग करेंगे माइनस के एन एफ का, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या देखोगे कि इस माइनस एन एफ से माइनस का एन एफ कैंसिल, इस माइनस एन एफ से माइनस का एन एफ कैंसिल, और ये माइनस का और ये प्लस का कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहां हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस माइनस माइनस आर टी। अब देखो एल एन क्यू को हम लिख सकते हैं, एल एन क्यू को हम लिख सकते हैं लॉग ई क्यू के रूप में, और जब आप ई को हटाओगे तो एक बेटा संख्या ले आओगे 2.303 और ई बदल जाएगा बेटा किस में, 10 में। ई किस में बदल जाएगा, 10 में, ठीक है। एल एन क्यू को लिख सकते हो, एल एन क्यू को लिख सकते हो लॉग ई अदर क्यू, उसके बाद ई को जब हटाओगे 10 के रूप में लाना है तो एक संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से। तो आप बेटा यहां पर क्या कर दो, यहां पर बेटा इसको बदल दीजिए और एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दो 2.303, यहां पर बेटा ये क्या बदल जाएगा, लॉग, ये आ जाएगा 10 क्यू, और बट्टे में बेटा कौन है, माइनस के एन एफ, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या कहानी करनी है, कहानी ये करनी है कि इन सब के मान लगा दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल, उसके बाद माइनस, देखो आर गैस नेतांक है जिसका मान होता 8.314, विभव में बेटा यहां पर बेटा जो इसका तापमान होगा 298 लिया जाता है केल्विन, उसके बाद बेटा यहां पर 2.303, उसके बाद लॉग 10 क्यू बट्टे एक अभिक्रिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन एफ का मान 96,500 कूलम, ठीक है। और इन सबको बेटा जब आप हल करोगे, इन सबको आप हल करोगे तो यहां मिलेगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591, कितना मिलेगा 0.0591 बट्टे एन लॉग 10, बेटा यहां पर क्यों जगह लिख सकते हो आप एनोड की सांद्रता बट्टे लिख सकते हो आप कैथोड की सांद्रता,
कैथोड की सांद्रता। यहां पर बेटा एनोड की सांद्रता बट्टे कैथोड की सांद्रता। और यही बेटा हमारा कौन है, नर्नेस्ट समीकरण। कौन है बेटा, नर्नेस्ट समीकरण। ठीक है, उसके बाद नर्नेस्ट समीकरण और सेल के विद्युत वाहक बल में क्या बेटा संबंध है, या सेल विभव में क्या संबंध है, इस चीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप लोग बेटा पहले यहां तक पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद भाई अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो है भाई बर्नर का सिद्धांत। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है भाई किसे कहते हैं वर्नर का सिद्धांत। समझते हैं भाई, समझो। यहां पर ये जो बर्नर का सिद्धांत दिया था वो दिया था भाई किसने, अल्फ्रेड बर्नर ने दिया था। किसने दिया था, अल्फ्रेड बर्नर ने। कब दिया था, 1893 में। ठीक है, अब इन्होंने बताया था कि जो हम उपसह संयोजक यौगिक लेते हैं, उपसह संयोजक यौगिक जैसे CO NH3 का होल 5Cl और कोष्टक के बाहर लिख दिया हमने बेटा Cl2। तो ये हमारा पूरा कौन है भाई, उपसह संयोजक यौगिक है। उपसह संयोजक यौगिक है। तो यहां पर जो उपसह संयोजक यौगिक में आपसे पूछा जाए कि भैया धातु कौन सी है, तो आप बोले सर ये रही कोबाल्ट। यही हमारी कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या कहलाती बेटा हमारी, कोष्टक के अंदर जो धातु होती है भाई धातु हमारी क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु परमाणु। और इस धातु से जुड़े हुए समूह को हम बेटा क्या बोलते हैं, लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। कोष्टक के बाहर वाला भाग बेटा कहलाता है आयनिक परसर। क्या कहलाएगा, आयनिक परसर। और ये कोष्टक वाला भाग है ये कहलाता है भाई उपसह संयोजक परसर। क्या कहलाएगा, उपसह संयोजक परसर। ठीक है, अब बात आ रही है कि यहां पर जो अल्फ्रेड बर्नर ने बताया, क्या बताया कि जो ये हमारा उपसह संयोजक यौगिक है, इस उपसह संयोजक यौगिक में जो भाई हमारी केंद्रीय धातु परमाणु है, यह केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी, पहली बेटा नंबर 1, पहला बेटा प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता, इसी को क्या बोलते हैं, प्रमुख संयोजकता। और दूसरा बेटा कौन सी, दूसरी बेटा हमारी द्वितीयक संयोजकता। आओ समझते हैं इनके बारे में। चलिए द्वितीयक संयोजकता समझो। प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता, इसका पहला पॉइंट है भाई क्या है, प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता में समझो पहला पॉइंट ये भाई कि ये जो है ना वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होगी। प्राथमिक संयोजकता बेटा किसके द्वारा संतुष्ट होती है, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। क्या बताया, प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और ये विलयन में क्या देती है, आयन देती है। विलयन में क्या देंगी, विलयन में बेटा ये आयन देगी। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो किसके द्वारा संतुष्ट होगी, वो भाई किसके द्वारा, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और विलयन में क्या देंगी भाई, आयन देंगी। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा इसे किससे लिखते हैं, इसे बिंदुदार रेखा डॉट डॉट डॉट, इसे किसके द्वारा बेटा प्रदर्शित करते हैं, बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब दूसरा पॉइंट क्या बताया भाई कि जो प्राथमिक संयोजकता होगी उसको हम बिंदुदार रेखा द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तीसरा बेटा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि जो प्राथमिक संयोजकता को हम उपसह संयोजक यौगिक में कोष्टक के बाहर लिखते हैं, मतलब कोष्टक के बाहर। तो जो प्राथमिक संयोजकता होगी बेटा वो कोष्टक के कहां होगी, बाहर होगी। कोष्टक के कहां होगी, बाहर होगी। चौथा, इसकी बेटा जो आकृति है बेटा वो कैसी होती है, अदिशात्मक होती है। मतलब कोई निश्चित नहीं है, कोई आकृति इसकी निश्चित नहीं है। उम्मीद है भाई आप प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए पॉइंटों को समझ चुके होंगे। पहला क्या कि भैया प्राथमिक संयोजकता या प्रमुख संयोजकता के क्या तथ्य हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो किसके द्वारा संतुष्ट हो रही है, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और विलयन में डालोगे तो ये आयन दे देगी।
दूसरा पॉइंट, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं भैया? बिंदुदार रेखा द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, डॉट 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 से। तीसरा, प्राथमिक संयोजकता को हम क्या करते हैं? उपसह संयोजक यौगिक में कोष्टक के बाहर लिखते हैं, कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट भैया, इसकी जो आकृति होती है वो आकृति बेटा अधिशात्मक होती है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसके? सेकंड, द्वितीयक संयोजकता से संबंधित तत्वों को समझेंगे। देखो, द्वितीयक संयोजकता की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता की संख्या होती है वो कैसे होती है? निश्चित होती है। और यह इसकी क्या कहलाती है बेटा? समन्वय संख्या के बराबर होती है। समन्वय, यह किसके बराबर होती है? समन्वय संख्या के बराबर होती है। अर्थात समन्वय संख्या किसे कहते हैं या उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं? तो लिगेंड, उपसह संयोजक यौगिक में लिगेंड केंद्रीय धात परमाणु के साथ जितने आबंध बनाता है वही उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। ठीक है, आपको ये बेटा पढ़ा चुके हैं, क्योंकि आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक बचे हुए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद बेटा हम लोग चले जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। ठीक है, अब बात करेंगे तो समन्वय संख्या, केंद्रीय धात परमाणु से लिगेंड जितने आबंध बनाएगा वही उसकी समन्वय संख्या होगी। और द्वितीयक संयोजकता की बेटा जो संख्या होती है वो क्या बताई गई है? यहां पर निश्चित होती है। तो द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। यह किसके बराबर होती है? उसकी समन्वय संख्या के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट बेटा, ये किसके द्वारा संतुष्ट होती है? उदासीन अणुओं द्वारा। उसके बाद उदासीन अणुओं के साथ बेटा अगर यहां पर बॉन्ड बच रहे हैं तो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो ये बेटा किसके द्वारा संतुष्ट होती है? द्वितीयक संयोजकता उदासीन अणुओं तथा ऋणायनों द्वारा क्या होती है? संतुष्ट होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है भैया कि द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए समूह को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए समूह को कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। ठीक है, जबकि प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए समूह को बेटा कोष्टक के बाहर। ठीक है, अगर बात करेंगे इसकी जो यहां पर इसे किससे लिखते हैं? इसे बेटा एक सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसकी जो आकृति होती है बेटा वो दिशात्मक होती है। आकृति कैसी होती है भाई? दिशात्मक होती है। ठीक है, अब मान लिया ये एक मेटल है, एक धातु है, अगर इससे बेटा कितने आबंध बन रहे हैं? 6। ठीक है, इस तरीके से ये 6 आबंध बन रहे हैं और ये बेटा आकृति बन जाएगी अष्टफलकीय। ठीक है, जो अभी आप लोगों को उपयोग में लाई जाएगी किसमें? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। ठीक है, मान लिया केंद्रीय धात परमाणु है और इससे बेटा अगर 4 आबंध बन रहे हैं, कितने आबंध बन रहे हैं भाई? 4 आबंध बन रहे हैं। ठीक है, और ये बेटा कौन सी होगी? ये होगी वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। ठीक है, एक बेटा केंद्रीय धात परमाणु है जिससे बेटा कितने आबंध बन रहे हैं? 4 आबंध बन रहे हैं इसमें भी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये वाली जो बेटा आकृति बनेगी ये बनेगी चतुष्क फलकीय। ठीक है, तो इसकी बेटा जो आकृति होगी वो कैसी होती है? दिशात्मक होती है। कैसी होती है? दिशात्मक होती है। ठीक है, तो अब आप लोग बेटा यहां पर दूसरा, उसके बाद हाँ इसका एक पॉइंट और, ये अगर बेटा हम इस उपसह संयोजक यौगिक को विलयन के अंदर डाल दें, ठीक है, तो विलयन के अंदर डालने पर जो हमारी प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनित हो जाएगी, लेकिन द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने कितने पॉइंट सीखे? पहला पॉइंट, आपसे पूछा जाए कि भैया द्वितीयक संयोजकता से संबंधित तथ्यों को बताइए, कैसे लिखोगे? द्वितीयक संयोजकता के अंदर जो यहां पर जो समूह होते हैं, द्वितीयक संयोजकता की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। द्वितीयक संयोजकता की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती है। और किसके बराबर होती है? उसकी समन्वय संख्या के बराबर होती है। उसके बाद ये उदासीन अणुओं तथा ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। उसके बाद इसे सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय संयोजकता को बेटा कहां लिखते हैं? कोष्टक के भीतर लिखते हैं।
इसकी आकृति दिशात्मक होती है। उसके बाद अगर इसे किसमें डालें, विलयन के अंदर डालेंगे तो प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाएगी, किंतु द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती। और प्राथमिक संयोजकता में ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं और विलयन में ये आयन देती हैं। उसके बाद बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कहां लिखते हैं, कोष्टक के बाहर लिखते हैं। और इसकी आकृति कैसी होती है, अदिशात्मक होती है। किसने दिया था, अल्फ्रेड वर्नर ने। क्या बताया था कि भैया उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। चलिए, तो इन तथ्यों के बारे में बेटा हम एक तरफ से सबको लिख दे रहे हैं। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, देखिए भाई, ये आप लोगों को जितने पॉइंट समझाए थे उस पॉइंट को हमने लिख दिए हैं। आप लोग बेटा इनको एक बार पढ़ लेना। अब बात करेंगे यहां पर CO Cl3 into 6 NH3 की संरचना बनाओ और इसमें बताइए भैया कौन सी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा, कौन द्वितीयक संयोजकता को। देखिए यहां पर बेटा ये CO लिखा हुआ है, ठीक है, कोबाल्ट धातु। तो ये तो बेटा धातु हो गई CO, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या की। तो देखो NH3 हमारा उदासीन लिगेंड होता है, 0 हो जाएगी। एक Cl पे 1 माइनस तो 3 Cl पे 3 माइनस तो दूसरी ओर जाके प्लस के हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर 3 प्लस आया है तो ये 6 आबंध बनाएगा, 2 प्लस आता तो 4 आबंध बनाता, अगर 1 प्लस आता तो ये 2 आबंध बनाते, ठीक है। मतलब यहां पर इससे बेटा कितने लिगेंड जुड़ने वाले हैं, 6 लिगेंड, ठीक है। देखो सबसे पहले बेटा इस पे किसको जोड़िए, उदासीन ऋण को। पहले इसको किससे जोड़िए, उदासीन ऋण। तो एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3 और यहां पर 6 NH3। मतलब ये बेटा यहां पर जितने भी ये देखो NH3 जुड़े हुए हैं वो सतत रेखा द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके 6 आबंध हैं। इसके बेटा कितने, 6 आबंध से बेटा NH3 जुड़ गए। और ये सब के सब बेटा किसको दर्शा रहे हैं, सब के सब दर्शाएंगे द्वितीयक संयोजकता को। सबके सब बेटा किसको दर्शाएंगे, द्वितीयक संयोजकता को। अब उसके बाद बचा कौन, Cl। और Cl को आप बेटा कहीं पर भी जोड़ दो, इसकी आकृति दिशात्मक नहीं है। एक Cl, ठीक है, आपने यहां पर दूसरा Cl जोड़ दिया, आपकी इच्छा, दूसरा Cl, तीसरा Cl आपने यहां जोड़ दिया, ठीक है, कहीं भी जोड़ दो। इससे किसके द्वारा, डॉट 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 करके। अगर आपने डॉट 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 करके ये जोड़ा है तो ये किसको दर्शाएगा, प्राथमिक संयोजकता को। किसको दर्शाएगा भाई, प्राथमिक संयोजकता को, ठीक है। अर्थात बेटा यहां पर कहानी क्या होगी, इसकी कहानी मैं इधर लिख दे रहा हूं, CO। अब द्वितीयक संयोजकता को बेटा लिखेंगे कोष्टक के अंदर। कितने हैं हमारे, NH3 का होल 6, कोष्टक बंद। ये सबके सब द्वितीयक संयोजकता को बेटा कोष्टक के अंदर और प्राथमिक संयोजकता को कोष्टक के बाहर, यानी Cl बेटा कहां आ जाएंगी, बाहर तीनों, ठीक। अगर मान लो यहां पर बेटा 5 NH3 होते, मान लिया यहां पर कितने, 5 NH3, तो आप बेटा यहां पर 5 जगह पहले NH3 को जोड़ते, 5 जगह बेटा किसको जोड़ते, NH3 को जोड़ते। उसके बाद लेकिन ये तो बेटा आबंध कितने बनाएगा, 6 बनाएगा। तो फिर हमें बेटा यहां पर एक Cl को जोड़ना होता, और एक Cl को जोड़ते तो बेटा ये किसका काम करना शुरू कर देती, ये बेटा द्वितीयक संयोजकता। ये कौन बन जाती, द्वितीयक संयोजकता, सतत रेखा से जुड़ जाती। उसके बाद 2 Cl जो बचती उसे डॉट 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 करके प्रदर्शित करते, ठीक है। तो आप लोग बेटा कुछ इस तरीके से यहां पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चल रहे हैं। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन बनता है हमारा किससे, समावयवता से। भाई आपसे एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, कभी कभार आप लोगों से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे समावयवता कहते किसे हैं, समावयवता कहते किसे हैं। तो बे यौगिक या 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान हो। 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र कैसे हो, समान हो, किंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे, ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं। और ये जो घटना हो रही है यही घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे हो, भिन्न हो, ऐसे यौगिक
समावयवी तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है। चलिए तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के क्या समान हो भाई, अणसूत्र समान हो किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे हो, भिन्न हो ऐसे यौगिक समावयवी तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है। समावयवता कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे समावयवता को बेटा हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। समावयवता को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं भाई, दो प्रकार से। नंबर एक, नंबर दो। देखो, एक बेटा हम पढ़ते हैं संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी बेटा हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं त्रिविम समावयवता। ठीक है, त्रिविम समावयवता। इसके अंदर बेटा हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक प्रकाशिक समावयवता, ठीक है, और दूसरी बेटा हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ज्यामिति समावयवता। तो दो प्रकार से बेटा हमारी कौन हो गई, त्रिविम समावयवता। ठीक है, अब संरचनात्मक समावयवता बेटा, पहली बेटा आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। ठीक, उसके बाद बेटा फिर बेटी अगली वाली कौन सी होगी, जलयोजन समावयवता, जलयोजन समावयवता। उसके बाद फिर बेटा कौन सी होगी, उसके बाद वंधन समावयवता, वंधन समावयवता। ठीक है, उसके बाद लिगेंड समावयवता, लिगेंड समावयवता। उसके बाद बहुलीकरण, बहुलीकरण समावयवता। उसके बाद बेटा उपसह संयोजक समावयवता। उसके बाद भाई अगली बेटा उपसह संयोजक स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता। तो बेटा इतनी चीजों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ध्यान रखना। आप लोगों से यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन सी समावयवता महत्वपूर्ण है, देखो आपसे आयनन समावयवता पूछ ली जाती है, जलयोजन समावयवता पूछ ली जाती है। उसके बाद आपसे बेटा उपसह संयोजक समावयवता, उपसह संयोजक स्थिति समावयवता, ये आप लोगों की महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बेटा ज्यामिति से पूछ ली जाती है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके बेटा सभी समावयवताओं का करने वाले हैं अध्ययन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो पहले बेटा यहां तक। चलिए भाई, सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले हैं वह अध्ययन करने वाले हैं
संरचनात्मक समावयवता का। किसका अध्ययन करने वाले भाई? संरचनात्मक समावयवता का। देखिए संरचनाएं भिन्न भिन्न और सूत्र समान, किंतु संरचनाएं कैसी हो? भिन्न भिन्न हो, तो ये वाले बेटा ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी बन जाएंगे और ये जो घटना होगी वही घटना क्या कहलाएगी? संरचनात्मक समावयवता। तो क्या लिखोगे? लिखोगे जब दो या दो से अधिक यौगिकों के क्या समान हो भाई? अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना कैसी हो बेटा? भिन्न भिन्न हो, किंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे भाई? संरचनात्मक समावयवी। संरचनात्मक ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयवी तथा यह परिघटना क्या कहलाती भाई? संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। समावयवता कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके अंदर बेटा पहली जो इंपोर्टेंट है उसको करने वाले हैं। कौन सी पहले पढ़ने वाले हैं? आयनन समावयवता। पहले बेटा हम किसको पढ़ने वाले हैं? आयनन समावयवता, यानी वे यौगिक जिनके बेटा क्या हो? अणुसूत्र तो समान होने चाहिए किंतु उनके आयनों में भिन्नता हो। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान हैं किंतु उनके आयनों में क्या पाई जा रही भाई? भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे यौगिक क्या बन जाते हैं? ऐसे यौगिक कहलाएंगे आयनन समावयवी, और जो ये घटना होती है वो क्या कहलाती है? आयनन समावयवता। एग्जाम्पल में भाई समझते हैं। इसका जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण यहां पर CO NH3 का होल 5Cl कोष्टक के बाहर बेटा हम लिख दिया SO4 व दूसरा एग्जांपल बेटा इसी में CO NH3 का होल 5SO4 उसके बाद बेटा यहां पर Cl। ठीक है, अब ये बेटा दोनों के दोनों कैसे समावयवी बेटा? ये आयनन समावयवी है। आयनन समावयवी है। कैसे समझो? दोनों के अणुसूत्र समान है। देखो CO यहां पर भी है, CO यहां पर भी है। NH3 का होल 5 SO4 ये रहा, देखो SO4 ये रहा, Cl ये रहा और Cl ये रहा। मतलब दोनों के अणुसूत्र कैसे है? समान है। लेकिन ये विलयन के अंदर जब इनको हम बेटा विलयन के अंदर डालेंगे, जब हम इनको किसके अंदर डालेंगे? विलयन के अंदर डालेंगे। विलयन के अंदर डाल दिया तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं? जलीय विलयन में ये भिन्न भिन्न आयनों को प्रदर्शित करेंगे। टूटेगा हमेशा बेटा कोष्टक प्लस आयनिक परिसर, कोष्टक प्लस आयनिक परिसर। ठीक है, ऐसे इसको ले लो। अगला वाला बेटा CO NH3 का होल 5SO4 कोष्टक के बाद Cl। जब बेटा इसको विलयन के अंदर डाला तो टूटेगा कोष्टक प्लस आयनिक परिसर। CO NH3 का होल 5SO4 कोष्टक में प्लस Cl। अब सुनो, यहां पर बेटा Cl पे माइनस होता है, कोष्टक के ऊपर प्लस। SO4 पे 2 माइनस होता है, कोष्टक के ऊपर बेटा 2 प्लस। देखो कैसे बेटा
जलीय विलयन में कैसे आयन प्रदर्शित कर रहे हैं? भिन्न भिन्न आयनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अणुसूत्र तो भैया दोनों के समान है, लेकिन विलयन के अंदर ये भिन्न भिन्न आयनों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यही बेटा समावयवता क्या बन जाती है? आयनन समावयवता। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे भाई यहां पर ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, जिनके अणुसूत्र समान हो, किंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन प्रदर्शित करते हैं, भिन्न भिन्न आयन प्रदर्शित करते हैं। ऐसे यौगिक जलयोजन, ऐसे यौगिक आयनन समावयवी तथा यह परिघटना आयनन समावयवता कहलाती है। आयनन समावयवता कहलाती है, आयनन समावयवता कहलाती है। ठीक है, चलिए तो पहले बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके, यही महत्वपूर्ण है बेटा, आपसे पूछी जाती है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसके बाद भाई अगली हेडिंग बेटा पढ़ने वाले हैं जलयोजन समावयवता। अब भाई जलयोजन समावयवता किसे कहेंगे? तो ऐसे यौगिक जिनके भाई अणुसूत्र तो कैसे होंगे? समान। अणुसूत्र कैसे होंगे? समान, किंतु जो हमारा उपसह संयोजक परसर है और हमारा कौन है? आयनिक परसर, इनमें जल के अणुओं की संख्या कैसी हो बेटा? भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? जलयोजन समावयवी तथा यह परिघटना क्या कहलाती है? जलयोजन समावयवता कहलाती है। ध्यान रखोगे, समझो। उदाहरण में, यहां पर उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण बेटा हमने ले लिया यहां पर CrH2O का होल 6 और कोष्टक के बाहर रखा हमने बेटा Cl। ये एक हमारा उपसह संयोजक बेटा क्या है? यौगिक है। उपसह संयोजक यौगिक है। इधर बेटा हम इसकी बात करेंगे संरचना की। ठीक है, इधर बेटा संरचना की बात करेंगे। इस ओर बात करेंगे हम आयनिक परसर की, कि भाई आयनिक परसर में कितने जल के अणुओं की संख्या है। ठीक है, इधर बेटा हम लिख दे रहे हैं उपसह संयोजक परसर की कहानी। ठीक है, उपसह संयोजक परसर की कहानी है। ठीक है, कोष्टक वाला भाग उपसह संयोजक परसर, कोष्टक के बाहर जो भाग है वो हमारा होता है आयनिक परसर। तो कोष्टक के बाहर आयनिक परसर। पहले बेटा आपने संरचना बनाई CrH2O का होल 6 Cl3, और जब बेटा आपको किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में H2O दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए? H2O, और आपसे पूछा जाए भैया कैसी समावयवता है, तो आप सीधा टिक करना किसको? जलयोजन समावयवता को। किसको टिक कर देना है? जलयोजन समावयवता को। देखिए इसमें बेटा कोष्टक के बाहर H2O कितने हैं? कोष्टक के बाहर H2O कितने हैं? तो आप बोले सर 0, लिख दिया भाई। आयनिक परसर में बेटा H2O की संख्या 0। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कोष्टक के भीतर, यानी ये कोष्टक हमारा उपसह संयोजक परसर है और इसके भीतर बेटा H2O की संख्या कितनी है? 6। तो बेटा यहां पर लिख दिया 6। पहले आपने क्या किया? CrH2O का होल 5 Cl, उसके बाद Cl2 और इनटू में लिख दिया बेटा आपने H2O। ठीक है, अब आपसे पूछे भाई कोष्टक के बाहर H2O की संख्या कितनी है? तो आप बोले सर कोष्टक के बाहर ये H2O संख्या 1 है, और बेटा कोष्टक के बाहर ये हमारा कौन होगा? आयनिक परसर। फिर कोष्टक के भीतर बेटा H2O की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर 5 है। कितनी है भाई? 5 है। चलो अगला स्ट्रक्चर देखो। CrH2O का होल 4
Cl इंटू 2H2O। मैं पूछा बेटा कोष्टक के बाहर H2O की संख्या कितनी है, तो आयनिक परसर में बेटा H2O की संख्या आई 2, लेकिन उपसह संयोजक परसर में H2O की संख्या कितनी है 4। कितनी है भाई 4। तो आप लोग क्या देख रहे हो, आयनिक परसर और H2O और आयनिक परसर और उपसह संयोजक परसर दोनों में बेटा जो यहां पर जल की संख्या है कैसी है, भिन्न भिन्न है। जल के अणुओं की संख्या कैसी है बेटा, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, जल योजन समावयवी, तथा यह परिघटना क्या कहलाती है, यही परिघटना बेटा जल योजन समावयवता। तो क्या लिखेंगे भाई, इसमें लिखेंगे समान अणुसूत्र वाले, समान अणुसूत्र वाले, समान अणुसूत्र वाले यौगिक वाले यौगिक जिनमें H2O की संख्या आयनिक परसर, आयनिक परसर व उपसह संयोजक परसर व उपसह संयोजक परसर परसर दोनों यौगिकों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जल योजन समावयवी, जल योजन समावयवी तथा इनका यह गुण, तथा इनका यह गुण जल योजन समावयवता कहलाता है, जल योजन समावयवता कहलाता है। चलिए भाई यहां तक इसकी शॉर्ट लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ा रहे। इसके बाद बेटा अगली है बेटा वो हमारी है बहुलीकरण समावयवता। क्या है बहुलीकरण समावयवता, इसमें क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र कैसा होगा, समान होगा, किंतु भिन्न भिन्न आणविक संगठन रखने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं। तथा यह परिघटना क्या कहलाती है, बहुलीकरण समावयवता। क्या बताया हमने, बताया भाई कि जो हमारे समान मूलानुपाती सूत्र कैसा होगा, समान होगा, तथा भिन्न भिन्न आणविक संगठन रखने वाले जो यौगिक होंगे वही क्या बन जाएंगे, बहुलीकरण समावयवी। उदाहरण की बात करेंगे भाई, उदाहरण की बात करेंगे भाई, यहां से देखिए Pt एक मूलानुपाती सूत्र Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और यहां पर इसका बेटा क्या है, होल ट्वाइस, ये मूलानुपाती सूत्र है। तो बेटा यहां से और अगला वाला कौन होगा, भिन्न भिन्न आणविक द्रव्यमान रखने वाले यौगिक होंगे। देखो यहां पर Pt के साथ बेटा NH3 का होल 4 एक कोष्टक के अंदर, दूसरे कोष्टक में बेटा PtCl का कितना हो जाएगा, Cl4। ठीक है, दोनों के बेटा देखो अणुसूत्र दोनों के समान है। यहां पर प्लेटिनम का होल, देखो यहां पर होल ट्वाइस है, Pt2 है तो यहां पर भी Pt2 है। NH3 देखो 2 दूनी 4, यहां पर 4 है, Cl 2 दूनी 4, यहां पर Cl4 है। ठीक है, मूलानुपाती तो भैया इनका कैसा है, सूत्र समान है, किंतु भिन्न भिन्न आणविक द्रव्यमान रखने वाले यौगिक यही क्या बन जाएंगे, यही बन जाएंगे हमारे बहुलीकरण समावयवी। तो क्या लिखेंगे इसमें भाई, लिखेंगे समान मूलानुपाती सूत्र, समान मूलानुपाती सूत्र तथा भिन्न भिन्न
भिन्न भिन्न आणविक संगठन रखने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे बेटा? बहुलीकरण समावयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना बहुलीकरण समावयवता कहलाती है। बहुलीकरण समावयवता कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बेटा अगली हेडिंग है, वो है बेटा यहां पर उपसह संयोजक समावयवता। ठीक है, उपसह संयोजक समावयवता। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई? इसके अंदर बेटा यहां पर उपसह संयोजक यौगिक में संकुल होंगे। वो कैसे होंगे? धनायन और ऋणायन वाले होंगे। संकुल होंगे बेटा, वो कैसे होंगे? धनायन और ऋणायन वाले होंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारे लिगेंड हैं, वो लिगेंड बेटा क्या करेंगे? परस्पर अपनी स्थितियों को क्या कर देंगे? परिवर्तित कर देंगे। क्या बताया हमने? उपसह संयोजन समावयवता में बेटा ये किससे मिलकर बनी होगी? जो उपसह संयोजन यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हैं। और इसमें बेटा क्या होगा? इस समावयवता के अंदर जो लिगेंड होंगे, वह लिगेंड परस्पर अपनी स्थितियों को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिक बेटा उपसह संयोजक समावयवी बन जाएंगे और यह परिघटना क्या बन जाएगी? उपसह संयोजक समावयवता। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं बेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। उदाहरण देखो, यहां पर लिया बेटा CuNH3 का होल 4, उसके बाद PtCl2। ठीक है, ये बेटा हमने क्या है? देखो ये बेटा धनायन वाला संकुल है और ये ऋणायन। तो उपसह संयोजक समावयवता बेटा यहां पर जो संकुल होंगे वो धनायन, और ये जो समावयवता होगी बेटा ये धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के संकुल होंगे। और इसमें क्या होगा? लिगेंड अपनी परस्पर स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। ये NH3 बेटा अब चला जाएगा प्लेटिनम के साथ, और Cl यहां पर 4 बेटा करना, Cl है ना, वो Cl बेटा आ जाएगा कॉपर के साथ। तो यहां पर हो जाएगा CuCl4 और यहां पर Pt के साथ पहुंच जाएंगे NH3 का होल 4। ठीक है, तो इसमें बेटा कौन परिवर्तित हो रहे हैं? लिगेंड परस्पर अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई इसके अंदर लिखेंगे ऐसे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन संकुल होते हैं। धनायन तथा ऋणायन संकुल होते हैं, उपसह संयोजक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उपसह संयोजक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसमें उपसह संयोजक परिसर में लिगेंड अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं।
परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए भाई यहां तक। इसके बाद भाई अगली हेडिंग देखो, उपसह संयोजक स्थिति समावेयता। अगली वाली बेटा कौन है? उपसह संयोजक स्थिति समावेयता। इसमें क्या होगा? बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिक होंगे और इसमें जो असेतु कारक लिगेंड होते हैं वह परस्पर अपनी स्थितियों को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तित करने के बाद जो हमें संरचना मिलती है वह बन जाती है उपसह संयोजक स्थिति समावयवी भी कहलाएंगे, और जो घटना होगी वो उपसह संयोजक स्थिति समावयवता। देखो इसमें क्या होगा? असेतु कारक लिगेंड, यहां पर CO, यहां पर ये बहुनाभिकीय है, यहां पर बेटा OH और यहां पर जुड़ा हुआ है OH, ये बहुनाभिकीय है। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक है। इसमें बेटा यहां पर NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है, और इधर बेटा हम लिख रहा हूं NH3 का होल थ्राइस Cl2। ठीक है, ये बेटा हमारे पास एक कौन है? बहुनाभिकीय उपसह संयोजक यौगिक है। इसमें जो असेतु कारक लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड, ये वाले लिगेंड अपनी स्थितियों को परस्पर परिवर्तित करेंगे। NH3 को बेटा इधर ले आओ, क्योंकि 3 2 5 इधर हैं, 5 बॉन्ड इधर बेटा 2 और 2 4, तो Cl को उधर ले जाओ, NH3 को इधर ले आओ, तो कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी भाई कि यहां पर CO से जुड़ा हुआ है OH, यहां पर OH, इधर बेटा CO है, और इधर बेटा हो जाएगा Cl, कितने ऐड हो जाएंगे? 4, और इधर NH3 के कितने ऐड हो जाएंगे बेटा? 5। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर देखो अणुसूत्र सबके समान रहे, लेकिन इसमें जो असेतु कारक लिगेंड हैं वो परस्पर अपनी स्थितियों को क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। तो यह वाली बेटा समावयवता कौन सी बन जाएगी? उपसह संयोजक स्थिति समावयवता। ठीक है, इसमें क्या होगी बेटा? अगली बंधन समावयवता। बंधन समावयवता क्या है बेटा? इसमें क्या होता है? इस समावयवता के अंदर होते हैं उभय दंतुक लिगेंड। कौन होंगे? उभय दंतुक लिगेंड। तो उभय दंतुक लिगेंड में क्या बताया था? उभय दंतुक लिगेंड बेटा जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु तो होंगे, लेकिन केंद्रीय धात परमाणु के साथ केवल एक ही आबंधित रहेगा। एक ही दाता परमाणु क्या रहेगा? आबंधित रहेगा। तो इसमें बेटा जो उभय दंतुक लिगेंड में जो यहां पर एग्जांपल के तौर पे बेटा Cr या CO, NH3 का होल 5 NO2, यहां पर बेटा ये जो हमारा NO2 है ये हमारा उभय दंतुक लिगेंड है। ठीक है, NO2 बेटा हमारा कैसा है? उभय दंतुक लिगेंड है। इसमें बेटा दाता परमाणु OB है, दाता परमाणु OB है, और दाता परमाणु बेटा कौन है? NB है। दाता परमाणु कौन है? NB है। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होगा? इसमें ये बेटा जो उभय दंतुक लिगेंड में पहले बेटा अगर यहां पर नाइट्रोजन आबंध बना रहा है तो इसकी स्थिति को परिवर्तित कर दो और किसके साथ बना दीजिए? ऑक्सीजन के साथ आबंध बना दीजिए। इसमें बेटा ऑक्सीजन ONO और कोष्टक के बाहर बेटा Cl2। ठीक है, मतलब उभय दंतुक लिगेंड में से किसी भी एक परमाणु के साथ आबंधित रहेगा। अगर बेटा यहां पर नाइट्रोजन से आबंधित है, नाइट्रोजन से बेटा यहां से अब उसके दूसरा स्ट्रक्चर बना दीजिए, उसमें उभय तंतु लिगेंड अब किससे बेटा आबंधित कर दीजिए? O से। इसमें अब O दाता परमाणु, दोनों के अणुसूत्र कैसे हैं? समान है। ठीक है, तो ये वाली समावयवता बेटा कौन सी बन जाएगी? हमारी बंधन समावयवता। लिगेंड समावयवता क्या होगा? लिगेंड अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। ये कार्बनिक श्रृंखलाओं में कहानी पाई जाती है, जैसे CH3 यहां पर जुड़ा है CH2, फिर यहां पर बेटा CH, इससे जुड़ा है NH2 और यहां जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है, तो यहां से बेटा ये आपके सामने एक संरचना है। इसमें बेटा क्या होगा? लिगेंड को अपनी स्थितियां परिवर्तित करा दीजिए, भिन्न भिन्न कार्बन पे जोड़ दीजिए। अभी NH2 यहां जुड़ा हुआ है, अब मैं इस कार्बन पे जोड़ दे रहा हूं, तो CH2 NH2, फिर बेटा यहां CH2, उसके बाद CH2 NH2। तो ये वाली जो समावयवता बन जाएगी भाई, वो कौन सी बन जाएगी? लिगेंड समावयवता बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी बेटा कितनी महत्वपूर्ण थी? एक तो बेटा हमारी जलयोजन समावयवता, आयनन समावयवता,
उपसह संयोजक समावयवता, ठीक है, और आपके बेटा यहां पर ये बंधन समावयवता, ध्यान रखना ये बंधन समावयवता होगा, ठीक है। चलिए यहां तक इसकी शॉर्ट ले लीजिए भाई। इसके बाद भाई अगली बेटा समावयवता पढ़ने वाले हैं, त्रिविम समावयवता। महत्वपूर्ण बेटा यहां से आपसे पूछा जाता है ज्यामितीय समावयवता से और प्रकाशिक समावयवता से क्वेश्चन आते हैं। भैया निम्न में से कौन सी इसकी प्रकाशिक समावयवता बनाओ या इसकी ज्यामितीय समावयवता बनाइए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे त्रिविम समावयवता की। भैया त्रिविम समावयवता किसे कहोगे? संरचनात्मक समावयवता में भैया संरचनाएं भिन्न भिन्न थी और सूत्र समान थे, लेकिन इसमें क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, किंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड होंगे, इन लिगेंड की स्थितियां कैसी होंगी, भिन्न भिन्न होती हैं। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड हैं, इनकी स्थितियां जब भिन्न भिन्न होंगी तो बेटा यही क्या बन जाती है, हमारी त्रिविम समावयवता। ऐसे यौगिक त्रिविम समावयवी तथा यह परिघटना त्रिविम समावयवता कहलाती है, ठीक है। इसमें पहले टैब से पढ़ने वाले हैं भाई ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता भैया इस समावयवता में क्या होगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उस केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न बेटा लिगेंड बेटा जुड़े होते हैं। भिन्न भिन्न क्या होते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों पर लिगेंड जुड़े होते हैं। तो यहां पर ऐसे समावयवी बेटा यहां पर क्या बन जाएंगे, ज्यामितीय समावयवी तथा यह परिघटना क्या कहलाती है, ज्यामितीय समावयवता। आप जब केंद्रीय धातु परमाणु से एक जैसे दो लिगेंड एक ही दिशा में जोड़ दोगे, केंद्रीय धातु परमाणु से एक जैसे दो लिगेंड जब आप एक ही दिशा में जोड़ दोगे तो ऐसे लिगेंड बेटा क्या, तो यह बेटा समावयवता क्या बन जाएगी, समपक्ष। तो इसे हम क्या बोलेंगे, समपक्ष। और जब आप बेटा एक जैसे दो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ दोगे तो यह बन जाएगी विपक्ष। इसलिए बेटा इसे समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। आपको सबसे पहले बेटा हम बताने वाले हैं उपसह संयोजक संख्या 4 वाले यौगिक। आपको बेटा इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आ जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं। पहला बेटा जो आपका एग्जाम्पल है MA2B2, ये आपको बेटा संकुल है। ये आपको क्या है भाई, संकुल है, ठीक है। अब इसमें बेटा समावयवता बनानी है। देखो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु M है, ठीक है, और इससे बेटा यहां पर कुछ इस तरीके से देखिए। अब आपने बेटा आपके पास A के 2 अणु हैं, B के 2 अणु हैं। जब आपने एक जैसे दोनों अणुओं को एक ही दिशा में जोड़ दिया, एक ही ओर जोड़ दिया, ठीक है। जब आपने एक जैसे दो लिगेंड हैं उनको आपने एक ही दिशा में जोड़ दिया तो आप इसको क्या नाम दोगे, समपक्ष। क्या नाम दोगे बेटा, समपक्ष, जिसे आप जानते हो सिस के नाम से। और जब आपने एक जैसे दो लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ दिए, एक जैसे दो लिगेंड कैसा किया, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु है और आपने बेटा यहां पर क्या कर दिया, एक जैसे दो लिगेंड, यानी ये ए है और ये भी है, एक जैसे दो लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ दिए। एक दूसरे के कैसे जोड़ दिए, विपरीत दिशा में, तो यह बेटा क्या बन जाता है, विपक्ष। इसे बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांस, ट्रांस, ठीक है। तो आपको बेटा अगर ऐसा संकुल मिल जाए, मान लो एग्जांपल आपका है बेटा प्लेटिनम, ठीक है, उसके बाद Cl2, उसके बाद बेटा NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। आपसे बेटा यहां पर इसकी बेटा क्या पूछे, समावयवता बनाओ भैया। यहां पर कौन सी ज्यामितीय समावयवता बनाओ। तो आप क्या करोगे, प्लेटिनम हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होगा, कि प्लेटिनम हमारा कौन होगा भाई, केंद्रीय धातु परमाणु। और आप यहां पर बेटा जब एक जैसे दो लिगेंड एक ही दिशा में जोड़ दोगे, एक जैसे दो लिगेंड बेटा जब आप एक ही दिशा में जोड़ दोगे तो यह बन जाएगा समपक्ष। क्या बन जाएगा भाई, समपक्ष। और जब आप एक जैसे दो लिगेंड एक दूसरे के विपरीत कर दोगे, एक दूसरे के क्या कर दोगे भाई, विपरीत कर दोगे। मान लिया Cl इधर है तो Cl आपने इधर जोड़ दिया, इसके विपरीत जोड़ दिया, एक दूसरे के विपरीत। NH3 यहां पर है, इसके विपरीत बेटा आपने NH3 जोड़ दिया। तो जब आपने एक जैसे दो लिगेंड को बेटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ा तो ये बन जाएगा ट्रांस। और जब बेटा आपने एक जैसे दो लिगेंड को एक ही दिशा में जोड़ा तो वो बन जाएगा सिस, ठीक है। चलिए और इसके एग्जांपल समझाते हैं। चलिए पहले यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखो, चलो अब बेटा मान लो ये दूसरा बेटा आपके सामने, यहां पर आपको संकुल दे दिया MA2BC, ये संकुल है और इसमें बेटा आप समपक्ष और विपक्ष बताओ। तो आप बोलोगे सर M केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है,
अब इससे बेटा हम क्या करेंगे, एक जैसे दो लिगेंड। एक जैसे दो लिगेंड कौन से हैं? आप बोले सर एक के हैं, तो एक के दो लिगेंड बेटा एक जैसे हैं, तो आप इनको एक ही दिशा में जोड़ दो। बचे हुए बेटा इनको एक इधर जोड़ दीजिए। ठीक है, टोटल देखो 2 3 और 1 4। तो दो लिगेंड बेटा जो एक जैसे थे उनको हमने एक ही दिशा में जब जोड़ दिया तो आप इसे बोलोगे क्या, सिस। और जब बेटा आप एक जैसे दो लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ दोगे, अब एक जैसे दो लिगेंड कौन है बेटा, A2 के दो अणु हैं, तो आप एक दूसरे के जब विपरीत दिशा में जोड़ दिया तो यह बन जाएगा बेटा कौन, ट्रांस। अब बचा कौन यहां पर, B और C जोड़ देंगे बचे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप समपक्ष और विपक्ष को बताएंगे। ठीक है, अगला मान लिया बेटा C आपके सामने है, M A B C D, और यहां पर बेटा सबके सब लिगेंड भिन्न है। सबके सब लिगेंड कैसे भिन्न है, तो बेटा इसकी कितनी स्थितियां बनेंगी, तो यहां पर देखो M केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, अब सुनो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे। कैसे, देखो A B C D। अब पहले A के विपरीत बेटा कौन है, C, फिर A के विपरीत किसको ले लो, B को, फिर A के विपरीत किनको ले लो, D को ले लो। ठीक है, तो यहां पर उसके बाद बेटा यहां पर A के विपरीत पहले C है, अब बेटा हमने यहां B लिख दिया, यहां C लिख दिया, यहां D लिख दिया। ठीक है, उसके बाद A के विपरीत बेटा C हो गया, A के विपरीत बेटा B हो गया, बचा कौन, A के विपरीत D कर दीजिए। A के विपरीत किसको कर दीजिए, D को कर दीजिए। A के विपरीत किसको कर दीजिए भाई, D को कर दीजिए, C और यहां पर B। ठीक है, तो भैया इसके कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर। जब भाई लिगेंड चारों के चारों भिन्न हो तब स्थिति है। ठीक है, और डीमा बेटा जो स्ट्रक्चर है वो M A B प्रकार का बेटा यहां पर संकुल है। ठीक है, ये हमारा संकुल है। इसके अंदर क्या होगा, देखो M केंद्रीय धातु परमाणु है, M हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, ये A B पूरा है A B। ठीक है, एक और, उसके बाद यहां पर बेटा A B एक और। ठीक है, तो ये बेटा कौन हो गया हमारा समपक्ष। और आप बेटा एक को पलट दो, एक को पलट दीजिए, तो एक को पलटने पर क्या होगा, आपने बेटा यहां से इसको पलट दिया तो B ऊपर आ गया, A नीचे आ गया। ठीक है, यहां पर बेटा A और यहां पर B, तो यहां पर देखो B के विपरीत B, A के विपरीत A, तो ये बेटा कौन बन जाएगा, विपक्ष। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेटा आप लोगों के एग्जाम्पल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद बेटा समन्वय संख्या 6 वाले या उपसह संयोजक संख्या 6 वाले यौगिक आपके सामने ये रख दिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर एक दो हम बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग बताना। जब दो लिगेंड को आप, दो समान लिगेंड को जब आप एक ही ओर जोड़ दोगे सिस और विपरीत जोड़ दोगे तो ट्रांस। ठीक है, चलिए देखो यहां पर बेटा हमने पहला संकुल ले लिया। पहला संकुल है MA4V2 प्रकार का, ये हमारे पास संकुल है। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा हमें किसको बताना है, सिस और ट्रांस को, सिस और ट्रांस को। देखो यहां पर ये समन्वय संख्या 6 अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से बेटा कितने आबंध बनेंगे, यहां पर 6। तो पहले बेटा आप इस तरीके से बनाओ। अब सुनो, यहां पर दो लिगेंड एक जैसे, अब देखो यहां पर A 4 है और B 2 है। ठीक है, अब इसके अंदर आप कैसे सिस बनाओगे और कैसे ट्रांस बनाओगे, तो आपको दो लिगेंड एक जैसे ढूंढने ना, तो दो लिगेंड बेटा यहां पर सिस और ट्रांस में अंतर बेटा कौन बता देगा, B। जब आप B को एक ही दिशा में जोड़ दोगे, दोनों B को बेटा एक ही दिशा में जोड़ दोगे तो ये बेटा कौन बन जाएगा, आपका सिस। और जब B को आप एक दूसरे के विपरीत जोड़ दोगे, जब आप B को आप क्या करोगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ दोगे, B को आप एक दूसरे विपरीत, मान लिया आपने B यहां रखा तो इसके विपरीत आप B कर दीजिए, तो जब आप B को विपरीत दिशा में कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस। क्या बन जाएगा, ट्रांस। बचे हुए 4 आबंध से बेटा किसको जोड़ दीजिए, एक को। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनाना है सिस और ट्रांस के बारे में। ठीक है, ऐसे यहां पर बेटा अगर मान लो ये वाला है, यहां पर ये वाला मान लो, दूसरा एग्जांपल एक और समझ लो, उसके बाद बचे हुए आप लोगों को करना है कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर MA4BC प्रकार का ये संकुल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, B भी अलग है, C भी अलग है, तो फिर भैया A को, जब A को आप क्या करोगे, यहां पर कितने आबंध होंगे बेटा इसके, 6।
ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो कहानी याद रखो 6 आपस से जोड़ना है। तो आपने ए को बेटा जब एक ही दिशा में दो ए को आप एक ही दिशा में जोड़ दोगे, यहां पर भी ए और बचा यहां पर बी और सी। जब दो लिगेंड, दो समान लिगेंड एक ही दिशा में हो गए, एक दिशा में हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिस। ठीक है, और आप क्या करोगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस। मतलब यहां से ए को उठाओ यहां ले आओ, ठीक है, मतलब यहां से क्या हुआ, आप एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़ दिया, ए को एक दूसरे विपरीत दिशा में जोड़ दिया, ठीक है। और आपके पास टोटल ए है कितनी, 4, टोटल है ए कितनी, 4। तो 1 2 3 और यहां पर देखो 4 हो गए, ठीक है। और आप यहां पर रख दो, चाहे यहां बी रख दो, यहां पर बेटा किसको रख दो, सी, यहां पर ए रख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस। क्या बन जाएगा, ट्रांस। जब दो समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएं, ट्रांस। दो समान लिगेंड एक दिशा में हो जाए बेटा, एक ही दिशा में हो जाए तो सिस, ठीक है, समकक्ष। बचे हुए बेटा आप लोग इनको कंप्लीट करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बेटा समावयवता का लास्ट टॉपिक है बेटा, वो कौन सा, हमारा प्रकाशिक समावयवता। अब भाई प्रकाशिक समावयवता किसे कहेंगे, देखो ऐसे यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे हो, समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति कैसे होते हैं, ये उनका व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। और यह परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाशिक समावयवता। और वे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में, घड़ी की जो सुई की दिशा है उस दिशा में क्या करते हैं, घुमाते हैं, दक्षिण घूर्णक या द्विरूप कहलाते हैं। और घड़ी के विपरीत दिशा में अगर उसको घुमाते हैं तो यह क्या कहलाएंगे, वामावर्त या उत्तरी, ठीक है, ध्रुवण घूर्णक या एल रूप कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब सुनो, आप यहां पर जैसे आप समतल ध्रुवित प्रकाश, आप लोग जो दर्पण है उस दर्पण के सामने आप बेटा इस हथेली को ले जाना, तो इसका क्या करेगा, आप हथेली बेटा इस तरीके से आप पंजे को दिखाओगे तो इस आपको जो दर्पण में प्रतिबिंब मिलेगा वो इसका विपरीत मिलेगा, इसका विपरीत मिलेगा, ठीक है। अब ये बेटा या तो दक्षिणावर्त घूमा होगा या वामावर्त घूमा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कहानी क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया निकिल, ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल लिया हमने निकिल NO, यहां पर NO, ठीक है। और इसके आगे बेटा हमने लगा दिया समतल दर्पण, हमने क्या लगा दिया बेटा, समतल दर्पण। तो आप बेटा दर्पण के सामने यही वाला हिस्सा दिखाए थे, यही वाला हिस्सा दिखाओगे तो ये पलटकर बेटा, पलट के यही वाला हिस्सा दिखाएगा बेटा, पलटकर कैसा दिखाएगा, यही वाला हिस्सा। मतलब जैसे ये रहे, देखो आपने दर्पण को कुछ इस तरीके से दिखाया तो आपको जो प्रतिबिंब मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, मतलब यही वाला हिस्सा आपको बेटा पलटकर मिलेगा। अब ये घूमा होगा या तो दक्षिणावर्त घूमा होगा या वामावर्त घूमा होगा, ठीक है। तो भाई यहां पर तो जो हिस्सा बेटा आप दर्पण के सामने रख रहे हो वही बेटा घूम के मिलेगा। आपने ये वाला हिस्सा दिखाया दर्पण को, इसको पलट दिया, आप अगर ये वाला दर्पण को हिस्सा दिखाते तो बेटा ये वाला आपको पलट के ऐसे मिलता, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हिस्सा है बेटा, इसके सामने ये वाला है, तो यहां पर निकिल, तो बेटा यहां पर यही बेटा हिस्सा आपको सामने मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर कौन है, NO, ठीक है। तो ये बेटा पीछे वाला हिस्सा जो का जो पीछे इस तरीके से, और सामने वाला जो आप दर्पण के सामने हिस्सा लेकर आओगे वही बेटा आपको पलटकर यहां पर प्रतिबिंब बनाएगा, यहां, ठीक है। तो ये बेटा हमारा था कौन से, प्रकाशिक समावयवता के बारे में। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके बेटा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बचे हुए हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT और उपसय संयोजक यौगिकों का दैनिक जीवन में महत्व। इनका बेटा हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।